अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो आज हमारा ये पार्ट नंबर 19 होगा एमसीक्यूज का। पार्ट नंबर 19 है एमसीक्यू स्टैटिस्टिक्स सीरीज का। और पिछली बार हमने पार्ट 18 डिस्कस किया था, जिसमें हमने इंडेक्स नंबर का पहला पार्ट डिस्कस किया था। और आज मैं आपके सामने इंडेक्स नंबर का पार्ट नंबर 2 लाया हूं। तो आज हम टॉप 16 क्वेश्चंस देखेंगे ऑन इंडेक्स नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और पिछले जो क्वेश्चंस थे आज आप देखोगे उससे थोड़ा लेवल इंक्रीज हुई है क्वेश्चंस की। और अगर लेवल आपको लगता है इंक्रीज हो गई है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इसका करने का तरीका ये होगा कि आप वीडियो को पॉज किया कीजिए और उसके बाद आप आंसर खुद निकालिए और चेक कीजिए राइट आंसर के साथ क्या आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और लास्ट में आप क्या करेंगे काम, आप अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपने इस एग्जाम में इन 16 क्वेश्चंस में कितना स्कोर किया। और चलिए करते हैं फिर स्टार्ट अपना लेक्चर नंबर 19 ऑन एमसीक्यू स्टैटिस्टिक्स। तो उस बेटा सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने पहली बार देखा है वीडियो, या अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं कर दिया है चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पहले से लास्ट तक पूरा देखा कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इन सिंपल एग्रीगेट मेथड। सर जी सिंपल एग्रीगेट मेथड कौन सा मेथड होता है, उसकी फॉर्मूला पहले बता दीजिए ना, हम इंडेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। देखिए बेटा आपको समझ लेना है, मैंने इंडेक्स नंबर पढ़ा है यहाँ पे, तो मैंने वो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं एमसीक्यूज से डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूं कि आपने इंडेक्स नंबर पढ़ लिया है मेरे से, जो मैंने आपको 3 लेक्चर उसके प्रोवाइड कर दिए। अगर आपने वो नहीं देखे हैं, आप आईजी क्लासेस पे आप जा सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएंगे वो क्लासेस, मैंने वो ऑलरेडी दिए हैं, डिलीवर कर दिए हैं। तो चलिए सिंपल एग्रीगेटिव मेथड कौन सा मेथड होता है, सबसे पहले मैं इस पे बात कर लेता हूं। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड की जो फॉर्मूला होती है ना, तो पहले मैं वो लिखता हूं यहाँ पे। सबसे पहले बोर्ड सारा क्लोज करते हैं, तो चलिए यहाँ पे वो लिखते हैं। तो P01 होता है बराबर समेशन P1 डिवाइडेड बाई समेशन P0 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हमारे पास क्या होता है, इसको बोलते हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ठीक है बेटा, ये मैंने पढ़ा है। अब क्या बोलता है, देखिए जो इसमें P1 होता है ना, इसको बोलते हैं करंट ईयर प्राइजेस। क्या बोलते हैं, करंट ईयर प्राइजेस, मैंने पढ़ा है, एक बार और बता रहा हूं। और ये जो आपके पास P0 होता है, दिस इज योर बेस ईयर प्राइजेस बेटा, ओके। सो उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब इन सिंपल एग्रीगेट मेथड द एग्रीगेट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स, यानी आप करंट ईयर में जिन भी आइटम्स का प्राइस निकालते हो इन द गिवन ईयर, अपने गिवन ईयर यानी करंट ईयर में, इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द सेम इन विच ईयर। किस ईयर के परसेंटेज निकालते हो, आपको डिवीजन में देखना है क्या है। तो इसका मतलब P0 है, P0 आपका बेस ईयर में देखा जाता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो क्या आपको आंसर सही आ गया, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, साथ साथ बताइएगा कि आपको क्या आंसर आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो सबसे पहले मैं यहीं पे रखता हूं बिकॉज ये मेरी फॉर्मूला जो है ये यूज अब ये हो जाएगी। इफ द इंडेक्स फॉर 1990 आपका ईयर है, लेट सपोज ये 1990 क्या है, फिर करंट ईयर है, CY मींस करंट ईयर टू द बेस, इसका मतलब ये बता रहा है ये बेस ईयर है। बेस ईयर क्या है, और जब आपने इंडेक्स निकाला है वो निकल रहा है आपका 250, कितना निकल रहा है, दिस इज योर इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर द इंडेक्स फॉर 1980 टू द बेस 1990। अब बोलता है अगर आप उल्टा निकालोगे तो फिर किसके बराबर आएगा, देखिए अगेन यही करना है। P01 किसके बराबर होता है, समेशन P1 डिवाइडेड बाय समेशन P0, समेशन P1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। यहां तक तो क्लियर है ना, सर जी क्लियर है, ओके। लेकिन P01 ये उधरी से बताता है 250 के बराबर है, तो इसका मतलब 250 विल बी इक्वल टू समेशन P1 डिवाइडेड बाय समेशन P0। अगर मैं इस 100 को यहां पे शिफ्ट करूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें उल्टा निकालना है। इंडेक्स नंबर फॉर, अगर हम इसको मान के चलते ये 1 है और ये बेस है तो 0 है। अब हमारा ये जो है ना, ये
अब हमारी ये बेस अब हमारी बेस बन जाएगी 1990। इसका मतलब अब हमें निकालना है समेशन पी नॉट डिवाइडेड बाय समेशन पी वन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो वो किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा आपको सिंपली बराबर, इसको उल्टा कीजिए, वो आएगा 100 बाई 250, फिर मल्टीप्लाई करना है 100, तो किसके बराबर आ जाएगा? 0 0 खत्म, 5 2s are 5 5s are 5 1s are 5 20s are, तो 2 into 20 आ जाएगा 40। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, देख लो बेटा। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बताता है लेस्प्रीज प्राइस इंडेक्स यानी P01L देकर है बराबर 324, और पास्चीज प्राइस इंडेक्स यानी P01P किसके बराबर है? 144। आपको क्या निकालना है? फिशर्स आइडियल इंडेक्स। सर वो कैसे निकालते हैं? मैंने आपको पढ़ाया है। फिशर्स आइडियल इंडेक्स जो होता है दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस एंड दिस। कैसे लिखते हैं? अंडर रूट ऑफ P01L मल्टीप्लाइड बाई P01P। लेस्प्रीज इंडेक्स और पास्चीज इंडेक्स को का ज्योमेट्रिक मीन। अब आपको सिंपली वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने हैं। 324 को मल्टीप्लाई कीजिए 144 के साथ, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 बताता है द इंडेक्स दैट सेटिस्फाइज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। याद रखना है बेटा, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो होता है ना, ये खाली एक ही इंडेक्स नंबर आपको फॉलो करता है, ओबे करता है, उसका नाम है फिशर बाई। उसका नाम क्या है? फिशर ने जो इंडेक्स दिया था ना आइडियल इंडेक्स, ये खाली वही फॉलो करता है, बाकी कोई फॉलो नहीं करता। इसका मतलब आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन तब जब आपको कॉन्सेप्ट्स होते इस चीज के। आगे चलते हैं बेटा। बोलता है डॉर्बिश बॉलीज प्राइस इंडेक्स। डॉर्बिश बॉलीज प्राइस इंडेक्स इज द, याद रखना है बेटा, P01 डॉर्बिश बाउली वो होता है अगर आपके पास P01 पास्चीज या लेस्प्रीज होता, पास्चीज और लेस्प्रीज मेथड P01P, इन दोनों को जब मीन करते हैं ना ऐसे P01L प्लस P01BP डिवाइडेड बाई 2, वही आपका ये डॉर्बिश बॉलीज प्राइस इंडेक्स होता है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका बी। आगे चलो बेटा, आगे चलो, अभी क्वेश्चंस आने बाकी है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। द कंडीशन फॉर द टाइम रिवर्सल टेस्ट। आपको बताना है कि अगर आपके पास टाइम रिवर्सल टेस्ट होगा तो उसकी कंडीशन क्या होती है? पढ़ाया है मैंने। उसकी कंडीशन होती है P01 मल्टीप्लाइड बाई P10 इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आओ। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द लेस्प्रीज, ये तो अभी मैंने पढ़ाया ऊपर। ज्योमेट्रिक मीन लेस्प्रीज और पास्चीज इंडेक्स को क्या बोलते हैं? फिशर्स प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अब देख लो क्वेश्चन नंबर 8 से 10 तक आपको देखेंगे। अब आएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे। ठीक है, बताता है द इंडेक्स नंबर फॉर 1985 टू द बेस 1980। तो चलिए इसको पहले इरेज कर लेते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। द इंडेक्स नंबर फॉर 1985 टू द बेस 1980 इज योर 125। ठीक है बेटा, कहां गया? अच्छा चलिए जी। And for 1980 to the base 1985 is 80. The given indices satisfy. ये कौन सा टेस्ट सेटिस्फाई करते हैं? सबसे पहला देख लेते हैं। आपको ये जो 1985 है ना, मान लेते हैं इसको हम 0 लिखेंगे या 1 लिख लीजिए, कोई बात नहीं, 1 लिखो 0 लिखो कोई मसला नहीं, तो इसको 1 लिखते हैं। इस ईयर 1980 को लिखते हैं 0, तब क्या इंडेक्स आता है? 125। पहले इसको लिखेंगे फॉर्मूला से। इसका मतलब 125 विल बी इक्वल टू समेशन P1 डिवाइडेड बाई समेशन P0 मल्टीप्लाइड बाई 100, है ना। जरा बेटा यहां से बताओ, अगर मैं लिखूंगा और 125 बाई 100 लिख सकते हैं बराबर समेशन P1 बाई समेशन P0 लिख सकते हैं ना। तो और अगर मैं 100 बाई 125 निकालूंगा वो किसके बराबर बनेगा? समेशन P0 बाई समेशन P1। सर जी आप क्यों निकाल रहे हो? देखो क्यों। अब क्या बता रहा है? फॉर 1980 उल्टा, इसका मतलब आपको देकर था P
01, लेकिन आप बता रहा है आपको P10 निकालो। उल्टा, उल्टे के लिए क्या आ जाएगा P10 समेशन P0 डिवाइड बाई P1, समेशन P1 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसीलिए मैंने इसको उल्टा किया यहाँ पे। बताओ ये में हमने निकाला यहाँ पे, ये 100 बाई, ये है हमारे पास 100 बाई 125, फिर मल्टीप्लाइड बाई 100 अपना ही है। तो कीजिए इसको सॉल्व और बताइए ये किसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कुछ हमें इस तरह आएगा। 100 इंटू 100 आता है बेटा 10,000। ठीक है, 100 इंटू 100 बनता है 10,000, डिवाइडेड बाई करो 125 से तो 80 बनेगा। ठीक है, तो क्या बनता है 80 बनता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या सही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये, एक मिनट, ये यहाँ पे 80, अच्छा ये 80 तो था ना, उधरी से देकर था, सॉरी ये उधरी से 80 है तो मैंने ये देखा ही नहीं। तो चलो ठीक है, ये तो उधरी से 80 था, कोई बात नहीं, गलती हो गई हमसे, कोई मसला नहीं, तो भी कोई मसला नहीं। देखिए अब हमारे पास ये उधरी से देकर था 80 और हमने निकाला भी, ये यहाँ से निकलता भी है 80 के बराबर। अगर ये देकर भी नहीं होता तो भी हम निकाल सकते थे। तो 80 ये निकला। इसका मतलब एक है 125, दूसरा क्या है 80। अब आपको देखना है ये कौन सा इंडेक्स से टेस्ट सेटिस्फाई करेगा। ये सिंपल है। सबसे पहले आप देखोगे P01 किसके बराबर आ जाएगा 100 बाई 125। अगर हम परसेंट को खत्म कर लेंगे या परसेंट को खत्म करने के लिए डिवाइड बाय करते हैं ना 100, तो चलिए एक आ जाएगा 125 बाय 100, ये वाला है ना, एक आ जाएगा 125 बाय 100 और दूसरा बनेगा 100 बाय 125 अगर परसेंट को हम खत्म करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा काम, ये बन जाएगा 125 बाय 100। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 125 बाय 100 है ना। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या किया हमने P01, ये क्या है P10। ठीक है, अब जो भी है जब इसको मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आता है, अब देख लीजिए 1 आता है। इसका मतलब ये कौन सा टेस्ट फॉलो करता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट, इसको बोलते हैं हम टाइम रिवर्सल टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए बेटा, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पर जाना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स फॉर 1981, ये एक साल है और दूसरा साल है, टू द बेस 1974। ठीक है, तो इसको हम ईयर नंबर 1 लिखते हैं, इसको हम ईयर नंबर 2 लिखते हैं, इसको ईयर नंबर 3 लिखते हैं। देखिए क्या बोलता है, 1 डिवाइडेड बाई ये दिया है ना प्राइस इंडेक्स नंबर 1981 का, बेस क्या लिया है 1974, इसका मतलब 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, मैं लिख रहा हूँ, यानी P1 ये है, ये P3 है। किसके बराबर दिया है इन्होंने, वो दिया है आपके पास 320। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है 1982 का, दैट मींस P2 बाई P3, बेस लेनी है ना सेम 1974, मल्टीप्लाइड बाई 100 किसके बराबर है 400 के। आपको निकालना है 1981 दैट मींस 1 और 1982 दैट मींस 2। इसका मतलब आप इसको डिवाइड करोगे, जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, P3 खत्म हो जाएगा, 100 खत्म हो जाएगा, तो ये बनेगा P1 बाई P2 इज इक्वल टू 320 बाई 400 है ना। आपको यही निकालना है, बेस आपको 2 रखना है, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 100 से, 100 1 जार, 100 4 जार, 4 1 जार, 4 80 जार, तो ऑप्शन नंबर 80 ए आंसर है इसका। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे, सॉरी अभी 10th क्वेश्चन है ये, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन 2000, मिसाल की तरफ इस 2000 को हम ईयर 1 लिखते हैं, इंक्रीजेस बाई 80% एज कंपेयर टू द बेस, बेस को हम 0 लिखते हैं। ठीक है, तो 80% इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब अगर पहले 100 था, बेस ईयर का इंडेक्स होता है 100, अब 80% इंक्रीज हो रहा है तो 180 बन रहा है। बोल रहा है अगर वो 1990 में 60,000 ले रहा है, 60,000 ले रहा है वो, तो आप बताइए आप अब वो 2000 में कितना लेगा। ठीक है, कितना अमाउंट उसके पास बनेगा। ठीक है, आपको सीधे क्या करना है, हमारे पास ये निकलता है ना 80%, तो सबसे पहले इसका 80% ढूंढो, 80% और आपको फिर उसको 100% ऐड करना है, दैट मीन 60% आपको 60,000 ऐड करना है। तो 80% ऑफ 60,000 कितना बनेगा, 80 बाई 100 इंटू 60,000, फिर उसको ऐड कर लो बेटा 60,000 से, और मेरे ख्याल से 0 खत्म, 8 ये बनेगा 48, तो मेरे ख्याल से 48 प्लस 30 ये बनेगा, ये ऑप्शन नंबर ए। आप देख लेना ऑप्शन नंबर ए आ रहा है कि नहीं, कैलकुलेशंस मत ना मेरी गड़बड़ हो गई। ठीक है, वो देख लेना, चेक कर लेना। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना बेटा क्या आ जाएगा। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम अब और कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे
तो देख लीजिए एन इंडेक्स नंबर, पहले इनका ऑप्शंस हम यहाँ पे करते हैं हाइड, ठीक है। एन इंडेक्स नंबर विच अकाउंट्स फॉर द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द आइटम्स इज नोन एज, कौन सा इंडेक्स नंबर ऐसा होता है जिसमें आप रिलेटिव इंपॉर्टेंस देते हो? क्या वेटेड इंडेक्स होता है? नहीं जी। क्या आपका सिंपल एग्रीगेटिव नहीं होता है? नहीं जी, वो आपका सिंपल एवरेज होता है ऑफ रिलेटिव्स, तो याद रखना है, ठीक है। तो अच्छा सॉरी, ये बोलता था, सॉरी गलत हो गया। एन इंडेक्स नंबर विच अकाउंट्स फॉर रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द आइटम्स, इसका मतलब वो वेटेड में देखते हैं, सॉरी गलत हो गया। तो ये गलत हो गया हमसे, थोड़ी बहुत गलती हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेटेड इंडेक्स में क्या होता है, आपको वेट्स दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस। तो वो इंपॉर्टेंस यहीं पे, यही तो पूछ रहा है ना हमें। हर किसी आइटम को हम असाइन करते हैं एक वेट, और वो वेट उसके इंपॉर्टेंस के हिसाब से हम देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हम पहले ये हाइड कर लेते हैं, ये भी हाइड कर लेते हैं, ये भी हाइड कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इन मोस्ट ऑफ द वेटेड इंडेक्स नंबर द वेट पर्टेन्स टू, तो बताता है आपका जो वेट आप देते हो वो किसके हिसाब से वे देते हो इंडेक्स नंबर। मैंने आपको बोला जब भी हम वेट्स देते हैं ना, इंडेक्स नंबर को बनाने में आपको बोला था हम वेट्स बेस ईयर के हिसाब से देते थे, वेट्स करंट ईयर के हिसाब से देते थे, कभी कभार दोनों के हिसाब से देते, लेकिन जो मोस्ट कॉमन हम जगह करते हैं वेट इंडेक्स नंबर में, वो वेट देते हैं हम अकॉर्डिंग टू द बेस ईयर, याद रखना है। अच्छा जी, द वेट, यहाँ पे मैंने रीजन भी लिखा है, एज द चेंजिंग द वेट एवरीवेयर इज कम्बरसम, यानी कि वो डिफिकल्ट बन जाता है, हर साल चेंज करना करंट ईयर में वेट, तो इसलिए हम उसके लिए हम बेस ईयर को ही चूज कर लेते हैं, किसके लिए, वेट्स को असाइन करने के लिए। The impact of change in the price of a commodity with little weight in the index will be the impact of change in the price of a commodity। अगर किसी commodity के प्राइस में चेंज हो रहा है, ठीक है, और जिसका लिटिल वेट था, कम वेट था, इन द इंडेक्स विल बी, तो उसका आपका इफेक्ट कितना होगा। याद रखना है जब उसका बेटा प्राइस कम था, सॉरी वेट कम था, यानी उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, जब उतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी इसका मतलब इंपैक्ट भी उतना नहीं आ जाएगा, दैट मींस स्मॉल आ जाएगा इसका आंसर। ए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर्स चेंज इन, किसमें, होलसेल में कर सकता है? नहीं। कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर में कर सकता है? नहीं। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा, रिटेल प्राइसेस में आ करेगा, ठीक है। तो आगे चलिए बेटा, आगे कुछ और 2 क्वेश्चन है हमारे पास और उनको डिस्कस कर लेते हैं और हम चलते बनेंगे। चलिए बेटा, सबसे पहले इसको हाइड कर लेते हैं। द आइटम्स हैविंग द हाईएस्ट वेट इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स इज, इनमें से कौन सा आइटम ऐसा है जो, ये मैंने वेट्स पढ़ाए हैं, जब मैंने इसको क्या बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर पढ़ाया था, मैंने वहां पे वेट्स भी पढ़ाया था। मैंने बोला था जो हमारे पास इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या हम बोलते हैं ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो फूड्स होते हैं, फूड्स का सबसे ज्यादा इंडेक्स होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंडेक्स होता है। तो आइटम्स हैविंग हाईएस्ट वेट इन द कंज्यूमर फॉर द इंडस्ट्रियल कौन सा है, फूड। फूड की ज्यादा, ये जाहिर सी बात है, फूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोथिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो खाना इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, उसके बाद हाउसिंग और क्लोथिंग आ जाएगी। इन जनरल इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय यूजिंग, तो ये भी मैंने समझा दिया था, इन्फ्लेशन के बारे में क्वेश्चन है। इन्फ्लेशन किससे कैलकुलेट की जाती है, हमें पता है, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, किस पे, इंडेक्स नंबर पे। तो अगले क्लास में हम इंशाल्लाह पार्ट नंबर 3 भी लाएंगे इंडेक्स नंबर पर, और फिर पार्ट नंबर 4 भी लाऊंगा इंडेक्स नंबर पर। बस आप जुड़े रहे अपने मेरे साथ, ठीक है, कनेक्टेड रहिए। और टेलीग्राम पर भी मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करके रखी होगी डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको वहां पे सारा मटेरियल जो है वो आपको मिल सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लोज करते हैं अपने लेक्चर को। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर को, इस MCQ सीरीज को। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।